गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय के स्पर्श नामक पुस्तक का पाठ 3 ततारा बामीरो कथा, इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इसका वीडियो नंबर 3, इसमें पूर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से अंडमान निकोबार लेखक के अनुसार कभी एक द्वीप था, लेकिन एक घटना के कारण उसके अलग होने की, विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा वहाँ पर प्रचलित है और उस लोक कथा को ही यहाँ पर वर्णित किया है लेखक ने। ततारा और बामीरो एक प्रेमी युगल, किस तरह से ततारा लोगों के लिए सदैव सहायता के लिए तत्पर रहता था, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता था और लोग उससे प्रेम करते थे। बाद में ततारा के मन में बामीरो को देख करके प्रेम की भावना जन्म लेती है। बामीरो भी उसे देख करके उसके आकर्षण के प्रति प्रभावित होती है। दोनों के हृदय में ही एक दूसरे के प्रति वो प्रेम की भावना जब विकसित हो जाती है, दोनों एक दूसरे से जब मिलने लगते हैं तो उनके मिलन की चर्चाएं, अफवाहें चारों तरफ फैल जाती हैं, लोगों को ज्ञात हो जाता है और लोग उनको समझाते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय वहाँ के समाज की रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार एक ही गांव के युवती और युवक का विवाह संभव था। दूसरे गांव के युवक या युवती का विवाह उनके रिवाज के अनुसार संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें आपकी जो प्रेम की परिणति है वो सुखद नहीं हो सकती। किंतु उन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, एक दूसरे से मिलते रहे। उसके बाद आरंभ करते हैं यहाँ से। कुछ समय बाद पाछा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें बामीरो को ढूंढने में व्यस्त थीं। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूंक कर रोने लगी। इस तरह से जब अफवाहें फैलती रहीं, कुछ समय पश्चात वहाँ की एक परंपरा थी। उस परंपरा के अनुसार ततारा के गांव में, जिसका नाम पासा था, उसमें एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस तरह के मेले, इस तरह के आयोजन हुआ करते थे लोगों के मनोरंजन के लिए। उस पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं का शक्ति प्रदर्शन होता था और पशुओं के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ पशुओं और पुरुषों का भी शक्ति प्रदर्शन होता था। उनका पशुओं जो युवक होते थे, उनकी पशुओं के साथ शक्ति परीक्षा हुआ करती थी, प्रतियोगिता हुआ करती थी और ये वर्ष में एक बार हुआ करता था। सभी गांवों के, आसपास के गांव के लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, इस आयोजन में सम्मिलित होते थे। इन शक्ति प्रदर्शन के अतिरिक्त वहाँ नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन हुआ करता था।
इस तरह से सभी लोग उस पासा गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे समय के अनुसार, नियम के अनुसार कार्यक्रम आरंभ हुए, लेकिन ततारा का मन इन कार्यक्रमों में नहीं था। ततारा की आंखें निरंतर बामीरों को खोज रही थी। वो उसे देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था और उसे खोज रहा था। तब उसने महसूस किया, उसने देखा कि नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे जैसे कोई झांक रहा है, और जब उसने और समीप जाकर के देखा तो वह बामीरो थी। बामीरो जो भय के कारण, डर के कारण उसके सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे, और ततारा के समीप आते ही, ततारा से मिलते ही वो फूट फूट करके रोने लगी। उसके अंदर की जो कष्ट था, जो दुख था, जो भावनाएं थीं, वो ततारा के सामीप्य को पाकर के उद्वेलित हो गई, बाहर आ गई। आप लोग देखते होंगे, हमारे हृदय में यदि कोई दुख होता है और जब उस दुख की बेला में, उस दुख के समय में हमारा कोई अपना हमारे साथ आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है, तो उसे देख करके ही हमारा वो दुख जो अब तक हृदय में था, वो आंसुओं के माध्यम से या रुलाई के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। वही स्थिति इस समय बामीरों की थी। वो ततारा को सामने पाकर के फूट फूट करके रोने लगी, और उसके रोने को देखकर, उसके रुदन को देखकर ततारा विभल हो उठा, भाव विभोर हो गया। उसके मन में भी न जाने कितनी भावनाएं उमड़ने लगी। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किन कर्तव्य में, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे थे, केवल बामीरो रो रही थी और ततारा उसके उस रुदन को सहन नहीं कर पा रहा था। वो कुछ कह नहीं पाए और निरंतर बामीरों की रोने की आवाज़ और तीव्र होती चली गई और तेज होती चली गई। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, अर्थात कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। बामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गए। बामीरों की रुदन की आवाज़ को सुनकर के बामीरों की माँ उसे स्थान पर पहुँच गई, और जब उसने बामीरों के साथ ततारा को देखा तो उसे देख करके उसके हृदय में क्रोध जन्म लेने लगा। वो आग बबूला हो गई, अर्थात बहुत अधिक क्रोध उसको आ गया। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामीरों की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। उस सभी गांव के लोगों के सामने उसने, बामीरों की मां ने जब ये देखा कि ततारा और बामीरों एक दूसरे के समीप हैं, तो उन्हें ये अपमान महसूस हुआ कि इस स्थिति में गांव के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और वो अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और गांव के लोगों के सामने ही वो क्रोध में उफन उठी और उसने ततारा का विभिन्न तरीकों से अपमान किया, चाहे वो कटु वाक्यों के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। वो जितना अपमान ततारा का उस समय कर सकती थी वो उसने किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे, और इस तरह की स्थिति को देखकर, क्योंकि वहाँ की जो परंपरा थी उस परंपरा को तोड़ा जा रहा था। दो अलग अलग गांव के युवक और युवती आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ बंधनों में बंधना चाहते थे, जो कि वहाँ की रीति नहीं थी, रिवाज नहीं थी। और उसके विरोध में
ततारा के गांव के लोग भी ततारा का विरोध करने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रहे थे। और जिन लोगों के लिए ततारा ने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था, जिनकी सेवा में, जिनके सहयोग के लिए, आज वही जब उसके विरोध में आवाज़ उठाने लगे तो यह ततारा को सहन नहीं हुआ। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। ततारा भी क्रोध से भर गया। उसे उस विवाह न होने की जो परंपरा थी, एक दूसरे गांव के युवक युवतियों का आपस में विवाह का संबंध नहीं हो सकता, इस बात पर उसको क्रोध था, दुख था। और दुख के साथ साथ वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वामीरों की हृदय की उस व्यथा को दूर नहीं कर पा रहा था। अपने मिलन का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा था। इस बात पर उसे और अधिक क्रोध आ रहा था, पश्चाताप उत्पन्न हो रहा था। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। जब उसकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने अनायास वो तलवार वो हमेशा कमर में बांधे रहता था, जिस तलवार के बारे में लोग ये सोचते थे कि ये एक रहस्यमयी तलवार है, उस तलवार को उसने निकाल लिया और विचार करने लगा, सोचने लगा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा घुस गया। ततारा का क्रोध जिस तरह से अग्नि निरंतर बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से ततारा की क्रोधाग्नि भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। और ततारा की क्रोधाग्नि को देख करके, उसकी तलवार निकालने की उस प्रक्रिया को देख करके वहाँ उपस्थित लोग सहम गए, डर गए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। जब ततारा को अपने क्रोध को शांत करने के लिए, शमन कहते हैं शांत, जब अपने क्रोध को शांत करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दिया, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी शक्ति से उस तलवार को जमीन में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। और घोंप करके पूरी ताकत के साथ उस तलवार को खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। पूरी शक्ति के साथ वो तलवार खींचने लगा और खींचते खींचते वो पसीने से भर गया। सभी लोग घबराए हुए थे कि न जाने क्या होने वाला है, ये अपने क्रोध को किस तरह से शांत करेगा। लेकिन ततारा उस तलवार को उसी तरह से जमीन में घुसाए हुए खींचते खींचते बहुत दूर तक चला गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी, वहाँ एक दरार होने लगी। पूरी शक्ति लगा करके जब वो उस तलवार को खींच रहा था और दूर तक खींचते हुए ले गया, तो वो हाँफ रहा था। लेकिन जिस स्थान पर तलवार से उसने लकीर खींची थी, धीरे धीरे उस स्थान पर एक दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। जैसे ही उसने उस धरती को काटना शुरू किया, उसमें दरार पड़ने लगी। ऐसा लगता था मानो ये धरती दो टुकड़ों में विभाजित हो गई हो। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजने लगी और लकीर की सीध में वो धरती फटती ही जा रही थी।
द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था और द्वीप का जो अंतिम सिरा था, दूसरा सिरा था, उस दूसरे सिरे तक ततारा तलवार से उस धरती को काटता ही चला जा रहा था। सभी व्याकुल हो गए, सभी भयाकुल हो गए, भय से व्याकुल हो गए, भय से परेशान हो गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। इससे पहले किसी के भी मन में इस तरह का विचार तक नहीं था, कोई कल्पना तक नहीं थी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वो कांप गए, सिहर गए। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी और बामीरो ने जब इस दृश्य को देखा, उस फटती हुई धरती को देखा, तो वो उस फटती हुई धरती को देख कर के चीखने लगी और उसकी ओर दौड़ने लगी। ततारा 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 की पुकार करती हुई, निरंतर ततारा को पुकारती हुई वो ततारा की ओर दौड़ी। लेकिन उसकी वो करुण पुकार, दर्द से भरी हुई वो पुकार उस धरती के फटने की गड़गड़ाहट में दब गई। ततारा शायद उसकी उस आवाज को नहीं सुन सका। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। बामीरो जो बीच में लकीर खींची गई थी, जहाँ से धरती ने फटना आरंभ किया था, दो भागों में जहाँ वो द्वीप विभाजित होने लगा था, एक तरफ बामीरो थी और दुर्भाग्यवश ततारा उसके दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। और इस तरह से अपनी तलवार से उस धरती को काटता हुआ ततारा जब उस द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंचा तो वो तलवार से काटी हुई वो सारी धरती फट गई और इस तरह से वो द्वीप दो भागों में विभाजित हो गया। जिस तरह से लेखक ने आरंभ में बताया था कि निकोबार और अंडमान दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में विभक्त हो गए। और विभक्त होने का कारण क्या था? ततारा ने अपनी तलवार से उस द्वीप को काट दिया था और वही द्वीप दो भागों में विभाजित हो गया। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ बामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, बामीरो 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 बामीरो। उधर बामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। इस तरह से जब वो द्वीप दो भागों में विभक्त हो गया तो एक तरफ बामीरो थी और ततारा दूसरी तरफ था। जब ततारा को होश आया, जब वो सचेत हुआ, तो उसने देखा कि वो जिस द्वीप पर था वो द्वीप समुद्र में धंसने लगा, समुद्र में डूबने लगा। और जैसे ही समुद्र में डूबते हुए उस द्वीप को ततारा ने देखा तो वो अपने बचाव के लिए छटपटाने लगा और अपने बचाव के लिए उसने छलांग लगाई। छलांग लगा करके दूसरे द्वीप की किनारी को पकड़ा, उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई और वो अपने आप को संभाल नहीं सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। नीचे की तरफ फिसलता हुआ वह निरंतर समुद्र की सतह की तरफ फिसलता हुआ चला जा रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख निकल रही थी, एक ही आवाज़ निकल रही थी, बामीरो बामीरो बामीरो। वो निरंतर बामीरो को पुकारता जा रहा था और इधर बामीरो प्रत्युत्तर में निरंतर ततारा को पुकारती चली जा रही थी। इस तरह से वो दोनों ही
एक दूसरे को पुकार रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। ततारा अपने आप को बचाव की कोशिश में लगाए हुए लहूलुहान हो गया। वह अचेत होने लगा, अर्थात मूर्छित होने लगा, और कुछ देर बाद वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, उसे अपना होश नहीं रहा। वह उस कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, अंतिम हिस्से पर पड़ा हुआ था, जो कि संयोगवश दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा उस समुद्र में जब वो बह गया तो न जाने कहाँ गया, कोई नहीं जानता। लेकिन ततारा के वियोग में, ततारा के विरह में वामीरो पागल हो गई और निरंतर हर समय वो ततारा को खोजती रहती थी। उसे खोजने के लिए इधर से उधर पागलों की तरह चक्कर काटती रहती थी और उस स्थान पर घंटों बैठी रहती जिस स्थान पर कभी उसका ततारा से प्रथम मिलन हुआ था, जहाँ वो आपस में एक दूसरे से मिला करते थे। देखिए, सुखद स्मृतियाँ जो होती हैं, जहाँ मिलन के पलों के जो स्थान होते हैं, उन्हीं स्थानों पर जाकर के व्यक्ति अपने आप को शांति देने की कोशिश करता है और उस बिछड़े हुए को खोजने की कोशिश करता है, खोजने का प्रयास करता है। और यही स्थिति वामीरो की भी थी। वो भी निरंतर उस स्थान पर उसे खोजा करती थी और उसी स्थान पर घंटों जाकर के बैठी रहती थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो परिवार से विलग सी हो गई। परिवार से उसने अपने आप को अलग कर लिया। लोगों ने ततारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई पता नहीं चला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। लेखक ने बताया कि आज न तो ततारा है न वामीरो है, लेकिन वहाँ के निवासियों में जो ततारा और वामीरो की प्रेम कथा है वो प्रचलित है। घर घर में ये प्रेम कथा सुनाई जाती है और निकोबारियों का ये मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, जो विभाजन हुआ, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान के नाम से जिसे जाना जाता है, वो उसका एक दूसरा भाग है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार और लिटिल अंडमान, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है कि यही आपस में एक हिस्सा था जो ततारा की तलवार से कटने के कारण अलग हो गया। इस घटना के बाद एक सुखद परिवर्तन हुआ कि वहाँ के लोगों ने आपस में जो दूसरे गांव में जो उस समय की रिवाज था, उस समय की रीति थी कि दूसरे गांवों के साथ वो वैवाहिक संबंध नहीं किया करते थे, उस रीति को उन्होंने तोड़ दिया, उस नियम को तोड़ दिया और अब वो आपस के
दूसरे गांवों में भी वैवाहिक संबंध करने लगे हैं। शायद ततारा और बामीरों की इस त्यागमयी मृत्यु का यही एक सुखद परिणाम निकला कि आगे आने वाली इस तरह की पीढ़ियों को इस तरह की वेदना और वियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक प्रेम कथा जो वहाँ पर प्रचलित है लोक कथा के रूप में, और एक दूसरे गांवों से वैवाहिक संबंध करने वाले लोगों के मन में ये विश्वास जमा हुआ है कि ततारा और बामीरों का ये त्याग ही था जिसके कारण उस परंपरा से हम सभी को छुटकारा प्राप्त हुआ और उनके हृदय में उस प्रेमी युगल के प्रति एक आदर, एक सम्मान की भावना आज भी है कि किस तरह से उस प्रेम कथा का दुखद अंत हुआ, लेकिन वो दुखद अंत अन्य लोगों के जीवन में एक सुख को जन्म दे करके गए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। इसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, लिखित प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्वयं लिखने हैं। जितने भी प्रश्न आपके इस चैप्टर के अंत में हैं लिखित में, जिनमें कुछ 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देने और कुछ प्रश्नों के आंसर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। नीचे 2 आशय दिए हुए हैं, तो उन आशय को आप स्पष्ट करेंगे। यहाँ मौखिक प्रश्न है, ततारा बामीरों कहाँ की कथा है? अंडमान निकोबार की। बामीरों अपना गाना क्यों भूल गई? क्योंकि अचानक से समुद्र की एक लहर उससे आकर के टकराई और उसी के साथ वो अपना गाना भूल गई। उसके बाद ही ततारा की आवाज़ उसे सुनाई दी। ततारा ने बामीरों से क्या याचना की? ततारा ने बामीरों से याचना की कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तुम बहुत मीठा गाती हो, बहुत मधुर गाती हो, गाना फिर से गाओ, मुझे सुनाओ। ततारा और बामीरों के गांव की क्या रीति थी कि एक गांव के स्त्री और पुरुष का ही वैवाहिक संबंध हुआ करता था। एक दूसरे गांव के युवक और युवतियों का विवाह संबंध नहीं हो सकता था। ये उस समय की वहाँ की रीति थी। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार को धरती में घोंप दिया और फिर उसे खींचता हुआ दूर तक उस द्वीप के छोर तक लेता चला गया, जिसके कारण वो द्वीप 2 भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद।